हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम आपको कराएंगे LLB फर्स्ट ईयर। सेम हमारा है फर्स्ट का जो सेकंड पेपर है हमारा 1002, कोड है 1002 और इसका सब्जेक्ट का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन 1। ठीक है, आज हम ये कराने वाले हैं। कुछ भाइयों की मेरे की कमेंट आई थी, उनका कहना था कि अनुच्छेद 23, 24 और 20 को कराओ। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 और 20 से क्वेश्चन बनता है और वो 23 और 24 से क्वेश्चन बनता है। 20 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं सबकी जो जो डाउट है और जो कमेंट में मांगा गया है उनकी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। एक सिस्टर ने बोला था कि सर वाक एवं अभिव्यक्ति पर एक केस बना दो। एक का डाउट है कि सर जीने का अधिकार में मरने का अधिकार, ये वाला। और एक भैया का अनुच्छेद 20, एक भाई के और हैं कुछ अनुच्छेद, उनकी मैं एक डाउटफुल वीडियो एक अलग से बना दूंगा जल्दी से जल्दी। और दिक्कत क्या आ रही है कि मेरे यहाँ का जो वाईफाई का जो कनेक्शन है वो आंधी की रात बहुत तगड़ी बारिश और आंधी आई थी, उसकी वजह से टूट गया है। देखो आप लोगों को दिखाता हूँ, आपको बिलीव नहीं होगा। देखो मेरा वाईफाई कनेक्शन लुप लुप कर रहा है, रेड लाइट हो रही है। तो आपने देखा होगा, वीडियो में डाल चुका हूँ, वाईफाई का तार टूट गया है, कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं इनसे। तो इसको अभी मैंने बुलाया है, वो आने वाला है। जैसे ही वो आता है, आपकी काफ़ी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, आपका ऑन करते ही चालू हो जाएगा। ठीक है ना, डाउनलोड हो जाएंगी बहुत जल्दी। ठीक है ना, उसके लिए मैं सॉरी। और आप सोच रहे होंगे मैं वीडियो नहीं बना रहा, तो कल रात ही मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो ये दोनों ज़्यादा मजबूरियाँ हो गई हैं। पहले बीमार था, हॉस्पिटल में एडमिट था। अब जो है मैं इस वाईफाई के तार को देखा के, तो ये टूटा पड़ा है। और कल रात आया हूँ, और रात ही आके देखो तो आपके लिए नोट्स बनाए हैं मैंने। मैं भी चाहता हूँ कि आप मेहनत कर रहे हो मेरे साथ, तो मैं आपकी हेल्प करूँ। ठीक है ना, देखते हैं अब अपना प्रश्न है हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार पर एक निबंध लिखिए, केस हवाला दीजिए। मतलब शोषण के विरुद्ध, मतलब जो भी क्वेश्चन आपका बनता है और वहाँ पे केस हवाला मांगता है, तो डैश और कुछ बातें वो कर सकता है, तो और लगा के, तो उससे आप परेशान ना होने का। शोषण के विरुद्ध जो है वो यही सब चीज़ें निकल के आएंगी। ठीक है, आप अपने पास एक डायरी और ऐसे एक पेन लेकर रख लेना। कोई इंपॉर्टेंट बातें आती हैं तो आप उन्हें नोट कर लेना। ठीक है ना, और आप परेशान ना होना, आप अपने ऐसे कमेंट करते रहो। जल्दी से जल्दी मैं सारी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, आपको बाहर से एक भी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना शॉर्ट ना लॉन्ग ना वेरी शॉर्ट, सारा पेपर यहीं से आ जाएगा, आप परेशान ना होने का। ठीक है, पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय समाज में जागीरदारी व्यवस्था मध्य युग से चली आ रही थी, जिसमें बलात्श्रम व बेगारी की कुप्रथा थी भी प्रचलित थी। मतलब इसमें कहा गया है कि जो भारतीय समाज था, भारत के जो लोग थे, उसमें जो है ये वाला कह रहे हैं, भारतीय समाज में जागीरदारी व्यवस्था चली आ रही थी। मतलब किसी एक गांव में एक ही जमींदार व्यक्ति होता था, भूमियों की जिम्मेदारी उसी के पास होती थी। यानी एक प्रकार का वो गांव का राजा होता था, उसी की देखरेख में सब काम होते थे। और वो जब चाहता था, जिसको भी चाहता था, उस मजदूर को पकड़कर जबरदस्ती अपना कार्य करवाता था। ठीक है, तो उसको कहते थे जमींदारी प्रथा। अगर उसने कह दिया अपने खेत में गेहूं बो तो गेहूं बोएगा, वो उसने कह दी मक्का बो तो मक्का बोएगा। और अपने खेतों में जबरदस्ती कार्य करवाता था, उन्हें मारता था, पीटता था, मतलब उसे कहते थे जमींदारी प्रथा। संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 23 और 4 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में भाग 3 में, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। ठीक है,
किस में करा गया है? 23 और 24 में, ठीक है। इसमें इन्हें इसलिए शामिल करा गया है कि पहले जो जमींदार आदमी होते थे, ताकतवर जो आदमी होते थे, वो क्या करते थे? गरीब आदमियों को पकड़ते थे, अपने खेत में ले जाते थे, उनसे कार्य कराते थे और मजदूरी के नाम पर उन्हें मारते थे, या बहुत ही कम जीवन यापन लागी मजदूरी देते थे, या रोटी कपड़ा ही देते थे, है ना। और बहुत ही दयनीय स्थिति थी। उसके लिए भारतीय संविधान ने कुछ नियम बनाए कि ऐसे किसी गरीब को नहीं सताया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूपों में वर्जित किया गया है। मतलब जो शोषण के विरुद्ध अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूपों में वर्णित किया गया है। जो शोषण का अधिकार है उसे निम्न स्थानों पर निम्न तरीकों से वर्णित किया गया है। ये नहीं कि किसी स्थान पर किसी और तरीके से मतलब यहाँ पे इनकी जो लैंग्वेज है, स्थान का मतलब है, यहाँ पे थोड़ा अलग हट के लैंग्वेज बताइए, यहाँ पे वो है, यहाँ पे थोड़ा और ओपन करके बता दिया गया है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो शोषण के विरुद्ध जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनमें अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है हमारे, ठीक है। अनुच्छेद 23(1) मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध। नंबर 1 पे आता है इसमें 23(1) में मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध, ठीक है। नोट, इसमें 3 प्रकार के शोषणों को प्रतिबंधित किया गया है। मतलब जो ये लाइन है, मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध, इसमें 3 प्रकार के शोषणों के प्रति क्या किया गया? बंधित किया गया है, इनको रोका गया, रोकथाम की गई है इन 3 प्रकार के। पहला है बलात् श्रम। बलात् श्रम होता क्या है? बलात् श्रम इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। बलात् श्रम, जैसे कोई व्यक्ति था, मजदूर था, वो किसी के यहाँ पे काम करना नहीं चाहता था, क्योंकि वह कम पूंजी पर, कम धनराशि पर, कम मजदूर पर जो व्यक्ति उससे काम करवाता था उसके यहाँ वो जाना नहीं चाहता था, या वह उस काम को करना नहीं चाहता था, तो लोग उसे ज़बरदस्ती, ताकतवर लोग, जमींदार लोग उसे ले जाते थे और उसकी इच्छा के खिलाफ उससे कार्य करवाते थे। तो उसको हम कहते थे बलात् श्रम, यानी ज़बरदस्ती का कार्य। जैसे हम किसी स्टूडेंट से बोलें कि आपको कल कार्य करके याद करके लाना है, लेकिन स्टूडेंट कार्य करके लाए, लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं उनसे जेलसी फील करते हैं। क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे टीचर भी थोड़ा अभद्रता का व्यवहार करते हैं और उनको फिर भी वो दंडित करें। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या हुआ है? बलात् श्रम, सही है। बेगारी से क्या है? काम के बदले पैसे ना देना। हमने किसी बच्चे से बोला, बेटा आप दुकान से हमारा एक सामान ले आओ और हम आपको थोड़ी सी चीज़ देंगे, लेकिन बच्चा वहाँ पे गया और वहाँ से सामान ले आया, और जब वो आया, सर हमारी चीज़ ही दे दो। हमने उससे कहा कि बेटा यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, जाओ भाग जाओ। या हमने किसी मज़दूर से बोला कि मैंने बच्चों का इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ कि इसके अंदर बच्चे भी आते हैं, ठीक है ना। आप कह रहे होंगे आप स्कूल का क्यों ले रहे हो सर, बच्चों की टॉफ़ियों से संबंधित क्यों ले रहे हो? क्योंकि इसमें बच्चों का भी शोषण होता है, आगे आता है, इसलिए दोनों का ही ले रहा हूँ मैं ना। काम के बदले पैसे न देना। अगर कोई व्यक्ति मजदूरी करने जाता है और मजदूरी करने के उपरांत वहाँ का जो मालिक है, जमींदार है, प्रधान है, वह उनको पैसे नहीं देता है, तो वो मानव के बेगारी का काम करता है। काम के बदले पैसे ना देना बेगारी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। मानव व्यापार। मानव व्यापार का मतलब है जब कोई व्यक्ति किसी मानव, यानी मानव के अंदर पुरुष, बच्चे या महिला को खरीदता है या बेचता है, या उनके अंगों का व्यापार करता है, मारे काटे उनके अंग निकाले और बेचता है, तो उसके प्रति ये प्रतिबंध है, मानव व्यापार। अनुच्छेद 23(2) यदि सरकार के द्वारा, यहाँ पे देखो, मानव व्यापार, मानव खरीद या फरोख्त, महिला व बच्चे, ठीक है। इसमें आए हैं अनुच्छेद 23(2) में यदि सरकार के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोई सेवा नागरिकों पर आरोपित की जाती है तो इसे बलात् श्रम के अंदर नहीं रखा जाएगा। एवं
इसे जाति, धर्म, मूलवंश या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। मतलब इन्होंने कहा है कि जैसे कोई, यहाँ पे कहा गया है कि इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करवाना, काम के बदले पैसे ना देना, सही है। तो यहाँ पे एक चीज़ कही गई है 23(2) में, यदि सरकार कोई ऐसा कार्य करती है जिससे सभी समाज को लाभ होने वाला है, सभी गांव को, देश को लाभ होने वाला है, और किसी धर्म विशेष जाति को कोई परेशानी नहीं होने वाली है, तो यहाँ पे वो उनके क्या है तो उसे बलात्श्रम के अंदर नहीं रखा जाएगा। जैसे कोई एक रास्ता है, वो गरीब और अमीर दोनों के रास्ते घर के आगे से होकर जा रहा है, तो वहाँ पे वो उनके घर की जैसे कोई घर बना हुआ है, ऐसे एग्जांपल ले लो, ये घर बना हुआ है, ये अमीर का है, ये गरीब का है, और यहाँ पे ये रास्ता जा रहा है, लेकिन इनके जो रास्ते की चौतरी है, ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये बाहर आ रही हैं। अगर सार्वजनिक रास्ता जब बढ़ रहा है तो भाई इससे तो सबको लाभ होगा। जब सरकार ने बोला इन सब की चौतरियों को तोड़ा जाए, ठीक है, तो अगर सबकी चौतरियों को तोड़ा जा रहा है, या एक का घर दूर है, एक का घर पास है, और उसकी यहाँ से जो रास्ते में बाधा आ रही थी, गरीब के में, अमीर का दूर था लेकिन उसका ऐसा नहीं था, जो चौतरी बाहर आ रही हो उसके अंदर थी, तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि हमने उसका बलात्श्रम करा है, या बेगारी करी है, या उसको मतलब उसे परेशान करा गया। वो क्या था, एक सार्वजनिक कार्य था, उसमें सार्वजनिक हित था, सभी का हित था, और वह इसमें जाति, धर्म, मूलवंश या वर्ग के आधार पर, जाति यानी किसी जात धर्म के आधार पर, मूलवंश जहाँ का वो निवासी है, वर्ग विशेष के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, ये समझे कि इन्होंने तो उसका कार्य मतलब उसके घर के आगे की दीवार तोड़ी नहीं, चौतरी नहीं, मतलब स्लिप सीढ़ी जो नहीं तोड़ी, और हमारे यहाँ का ऐसा कर दिया, तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो सार्वजनिक समाज के हित में कार्य कर रही है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद जो हमारा 24 है, वो 24 है, जो 24 है हमारा, वो क्या कहता है, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। मतलब इसमें कहा गया है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, तो इसमें आर्टिकल अनुच्छेद 24 में कहा गया कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, 14 वर्ष से किसी भी उम्र, 14 वर्ष से नीचे की उम्र के बच्चों को उद्योगों में या किसी कार्य में लगाना व्यर्थ है, और अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसे सजा या दंडित किया जाएगा। आगे हम चल के देखते हैं, अभी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, एक लाइन में या 1 मिनट में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। नंबर 1 पे, यह एक निरपेक्ष अधिकार है, मतलब एक ऐसा अधिकार है जिससे कोई प्रभावित नहीं कर सकता है ना। दूसरा आ जाओ, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक उद्योगों, कारखानों तथा खानों में नहीं लगाया जाएगा। मतलब जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, ठीक है, उन बच्चों को ना तो किसी हानिकारक कारखानों में, उद्योगों में, फैक्ट्रियों में, या कोयले की खानों में, ऐसे मतलब एनी कोई भी कार्य नहीं कराया जाएगा जिससे उन बच्चों की जान को या उनकी शिक्षा पे, उनके जीवन पे कोई गलत प्रभाव पड़े। ठीक है, आगे चलते हैं, तीसरा फैक्ट देखते हैं। बच्चों को इनके अलावा भी किसी उद्योग में नहीं लगाया जाएगा। बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं, बहुत से, अगर सपोज करो किसी ने ये फर्स्ट और सेकंड लाइन पढ़ी, लेकिन वो थर्ड से आके बोला कि उन्होंने हानिकारक उद्योगों, कारखानों और खानों में मना किया है, लेकिन तीसरा फैक्ट नहीं पढ़ा कि और तो कुछ कार्य कर ही सकते हैं। लेकिन तीसरा फैक्ट क्या कहता है, बच्चों को इनके अलावा भी किसी उद्योग में नहीं लगाया जाएगा। बच्चों से किसी भी प्रकार का कार्य कराना जुर्म है, सरकार हमें दंडित करेगी। उनसे ऐसा कार्य नहीं कराया जाएगा जिनसे उनकी शिक्षा बाधित होती हो, उनकी जान को खतरा हो, या उनके अधिकारों का उल्लंघन होता हो। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यायपालिका के आदेश द्वारा बाल पुनर्वास को उसकी स्थापना की गई है तथा बाल आयोग का गठन किया गया है। मतलब न्यायपालिका न है जो हमारी न्याय करती है, न्यायपालिका के आदेश द्वारा बाल पुनर्वास कोष, मतलब बालकों के अधिकारों को बचाने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए एक बाल पुनर्वास अधिकोष बनाया गया है। उसमें क्या है
ये सारी चीज़ें हम अभी अपने क्वेश्चन में धीरे धीरे चलेंगे। अगर मैं एक साथ आपको ऐसे बताऊंगा तो आप टॉपिक बाय टॉपिक उस पर नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। और एक बात मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ, वीडियो अपलोड होने में थोड़ी दिक्कत ये हो रही है कि वाईफाई का जो हमारा कनेक्शन था वो टूट चुका है। वो कुछ देर में हमारा ठीक हो जाएगा और आपकी वीडियो अपलोड होने लगेंगी, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन भाई लोगों ने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। आप जैसे जैसे कमेंट करते हो, आप कुछ बच्चे देखोगे भी, मैं उसी के आधार पर आपकी वीडियो बना के लाता हूँ। और जो बच्चे वीडियो को काट काट के देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेके देखते हैं, तो भाई साहब वो पास तो हो जाएंगे लेकिन आगे जाके आप परेशान होने वाले हो, ठीक है। इतनी असाधारण लैंग्वेज में आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। तो उसमें देखते हैं कि सरकार ने, न्यायपालिका ने कौन से ये पुनर्वास कोष की स्थापना की है, उसमें क्या क्या फायदे हैं आगे देखते हैं। मानव के क्रय विक्रय और बलात्श्रम का प्रतिषेध, ठीक है। मानव का जो क्रय विक्रय है और बलात्श्रम का क्या है, प्रतिषेध। राज बहादुर बनाम लीगल रिमेम्ब्रेंसर AIR 1953 SC 523। कुछ बच्चों का कहना था, कमेंट आ रही थी, सर ये हमें केस याद नहीं रहते हैं और हमें नाम याद हो जाते हैं। तो उनके लिए एक छोटी सी सलाह देता हूँ। ये नाम याद करने के बाद, ऐसे नाम याद करने के बाद यहाँ पे AIR को काट के यहाँ पे वर्ष लिखेंगे और वर्ष लिखने के बाद यहाँ पे ये सिर्फ ये लिख देंगे, जैसे नाम और वर्ष और 1953, बस इतना लिख देंगे। इन चीज़ों को हम काट देंगे, ठीक है। अगर आपको पूरा याद हो जाता है तो आप पूरा उतार सकते हो, ठीक है। यद्यपि दास प्रथा का इससे स्पष्ट उल्लेखनीय नहीं है, किंतु मानव द्रव्य व्यापार शब्दावली में यह निसंदेह रूप में शामिल है, ठीक है। हमको मानव के क्रय विक्रय, मतलब जो मानव के खरीदने और बेचने, बलात्श्रम का प्रतिषेध। क्रय विक्रय से मतलब है आदमियों को खरीदना और उनको बेचना। बलात्श्रम से मतलब है बच्चों से कार्य कराना और कार्य कराने के उपरांत उनको उनकी धनराशि, मतलब उनकी श्रम का पैसा ना देना, उससे है। और इसमें कहा गया है कि इस वाले केस में कहा गया था कि यद्यपि दास प्रथा का इससे स्पष्ट उल्लेख नहीं है, मतलब दास प्रथा का इससे और कोई अच्छा हमें उल्लेख नहीं मिल रहा है, किंतु मानव द्रव्य व्यापार शब्दावली में यह निसंदेह रूप में शामिल है। अगला केस देखते हैं। मैंने आपसे क्या बोला है, इस बात को नोट कर लेना। आप चाहे कितना अच्छे लिख रहे हो, आपकी राइटिंग कितनी अच्छी हो, अगर आपने केस नहीं करे हैं, आपने आर्टिकल्स नहीं लिखे हैं, कौन से आर्टिकल में क्या लिखा है, ये दो चीज़ें हमको ज़्यादा नंबर देंगी। अगर इन दोनों के बाद जब आपकी राइटिंग को सेक्शन को देखा जाएगा, आपकी राइटिंग सेक्शन क्या कह रही है, ठीक है। आपको केस और आर्टिकलों को तो रट लेना, बुरी तरह से ध्यान रख लेना, ये ही हमको नंबर दिलाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आगे चलते हैं। दुबर गोयला बनाम भारत संघ AIR 1953 CL 496। दुबर गोयला बनाम भारत संघ, इस वाले केस में क्या कहा गया था। इस केस वाले में देखते हैं, अनुच्छेद 35 के द्वारा संसद को स्त्री, मानव, बच्चों को बेचने व व्यापार करने वालों के खिलाफ व्यापार दंड संशोधन अधिनियम द्वारा दंड देने की अनुमति है। इस अनुच्छेद 23 का संरक्षण नागरिक व अनागरिक दोनों को प्राप्त है। इसमें कहा गया था, ये वाला जो केस पेश हुआ था दुबर गोयला बनाम भारत संघ, और इसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 35 के द्वारा संसद को स्त्रियों को, मानवों को, बच्चों को अगर कोई व्यक्ति बेचता है या खरीदता है या उनके कुछ अंगों की तस्करी करता है तो व्यापार दंड संशोधन अधिनियम द्वारा उनको दंडित किया जाएगा, उन पर आरोप लगेगा और उनको दंडित किया जाएगा और उन्हें सजा भी होगी। और यह अनुच्छेद सिर्फ भारतीयों के लिए लागू नहीं होता। इस अनुच्छेद 23 का संरक्षण, मतलब ये जो हमारे देश का जो संरक्षण है, सुरक्षा है, भारतीय नागरिक यानी नागरिक व अनागरिक दोनों को प्राप्त है। ऐसे नहीं है कोई विदेशी आदमी हमारे देश में आके रहने लगा,
हम उसकी किडनी निकाल के बेच दें या उसको खरीदें और उसको बेच दें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो व्यक्ति हमारे भारत में आके प्रवेश करता है तो ये भारत के कानून के अनुसार जिएगा और भारत के कानून के अनुसार उसको ना तो खरीदा जाएगा, ना बेचा जाएगा, ना उसके अंगों की तस्करी की जाएगी। ठीक है, इसमें ये कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तीसरे नंबर का जो हमारा फैक्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है। कारखानों, उद्योगों, खानों व संकट में प्रतिष्ठानों पर बच्चों को रखने का प्रतिषेध। अगर कोई व्यक्ति बच्चों को कारखानों में लगाता है, उद्योगों में, फैक्ट्रियों में, या जहां उनकी जान को खतरा हो सकता है, ऐसी जगह पर अगर वो बच्चों को कार्य करवाता है तो वहां पर दंडित किया जाएगा उन लोगों को जो उनसे वहां पे कार्य करा रहे हैं। इन पर उचित नज़र रखने, और इसका अब सरकार ने क्या करा है, अगर कोई बच्चों को कार्य करा रहा है खानों में, उद्योगों में या कहीं अन्य स्थानों पर, तो उनकी देख रेख के लिए सरकार ने क्या करा है, कुछ संस्थाएं बनाई हैं। संस्थाओं में आदमियों को, एक ग्रुप को, एक दल को नियुक्त करा है। वो जा जाकर देखते हैं, उनकी कंप्लेंट सुनते हैं कि यह कोई बच्चों को कार्य तो नहीं करा रहा है। ठीक है, इन पर उचित नज़र रखने व दंड देने के लिए बाल नियोजन अधिनियम, सबसे पहले तो एक ये बना है, इनको भाई अच्छे से याद कर लेना। बाल नियोजन अधिनियम 1938, एक तो ये बना है। दूसरा बना है हमारा बाल श्रम अधिनियम 1923। ठीक है, बाल श्रम अधिनियम 1923, बाल श्रम प्रतिषेध व विनिमय अधिनियम 1986 को पारित किया गया है। ठीक है, ये हमारे 3 जो है अधिनियम बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? 3 अधिनियम बनाए गए हैं। ये उन पर नज़र रखेंगे जो बच्चों को संकट में स्थानों पर कार्य करवाते हैं या बच्चों की स्वतंत्रता को रोकते हैं या उन पर ऐसे कार्य करवाते हैं जो 14 वर्ष से नीचे के बच्चों से नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो थे उनकी सुरक्षा के लिए, लेकिन अब आगे उन्होंने, सरकार ने और क्या कदम उठाए हैं थोड़ा देखते हैं। न्यायालय के निर्देश से चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड की स्थापना की गई है। सरकार ने, न्यायालय ने एक ऐसे फंड की स्थापना की गई है जिसमें अगर किसी बच्चे को उसके कार्य से हटाते हैं, अगर वो 14 वर्ष से कम का है और उसकी दयनीय स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसे कार्य करे बिना जीवन यापन नहीं होगा, या उसके छोटे भाई बहन या माता पिता बुजुर्ग हैं उनका जीवन यापन नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करा जाए। तो उसके लिए सरकार ने एक सुविधा निकाली है, वो देखते हैं। इस वाले चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड की स्थापना, ठीक है, इसमें क्या होगा, जिसमें प्रति नियोजन बाल के, मतलब बाल का मतलब है बच्चे के पुनर्वास के लिए 20,000 रुपये दिए जाएं। मतलब प्रत्येक बच्चे को, अगर उसके जिसमें प्रति नियोजन मतलब उसके देखभाल के लिए, जीवन यापन के लिए, पुनर्वास के लिए 20,000 रुपये दिए जाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। बालक के किसी एक व्यक्ति को व्यापार दें। अगर उसके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो व्यापार कर सकता है या कार्य कर सकता है और वो 14 वर्ष से ऊपर है, उस व्यक्ति को उस बालक के स्थान पर जॉब दे दी जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। जहाँ काम देना संभव नहीं है, मतलब वहाँ पे क्या है, 14 वर्ष का उनके घर में एक ही बच्चा है, उससे बड़ा कोई बच्चा नहीं है और काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वहाँ पर क्या करा जाएगा, जहाँ काम देना संभव नहीं है वहाँ सरकार बाल कल्याण कोष, कौन सा, बाल कल्याण कोष से 5,000 रुपये अंशदान रूप खाते में जमा करेगी। मतलब जो बच्चा 13-14 साल से कम का है, 14 वर्ष से कम का है और उसके घर में कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो उसके स्थान पर जाकर जॉब कर सकता है, तो सरकार क्या करेगी, बाल कल्याण कोष से 5,000 रुपये अंशदान के रूप में जमा कर देगी, तुम इससे अपना गुजारा करो। आगे देखते हैं थोड़ा। काम न मिलने पर बच्चे के खाते में शिक्षा के जीवन यापन के लिए 25,000 खाते में दे जब तक वयस्क ना हो। मतलब इसमें कहा गया है कि अगर काम न मिलने पर बच्चे के खाते में शिक्षा व जीवन यापन के, एक तो वो अपनी पढ़ाई कर सके और अपना जीवन यापन, अपना रोटी कमा खा सके, कपड़ा पहन सके और अपनी शिक्षा पे ध्यान दे सके, उसके लिए जब तक वह वयस्क यानी जवान ना हो जाए, 18 वर्ष का ना हो जाए या 14 वर्ष से ऊपर की आयु प्राप्त न कर ले, 25,000 खाते में दिए जाएंगे। ये था हमारे
शोषण के विरुद्ध अधिकार पर एक निबंध। ठीक है, हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, कौन हमारे अधिकारों को सुरक्षित रख सकता है और हमारे अधिकारों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। और आपसे एक बात बता रहा हूं, अगर आपको हमारे चैनल पर अगर अपना कोई सुझाव देना है या आपको कुछ डाउट है या कोई आपको हमारे अंदर कोई कमी नज़र आती है किसी भी तरीके से, तो आप अपना कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं, या हमारा आपको और कोई बात कहनी है तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर, आप इससे भी जुड़ सकते हैं। और अपनी जो बातें हैं, देखो कॉल तो मैं पिक कर नहीं सकता हूँ, मैसेज से बात कर सकता हूँ। अगर कोई बच्चा मैसेज से अपनी समस्याओं को समाधान करना चाहता है या फोटो भेज के अगर कोई समस्या देखना चाहता है तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन आप मेरे से PDF की मांग नहीं करोगे। और दूसरा, आप अपनी समस्या भेज सकते हो और मैं उसका सॉल्यूशन भेज सकता हूँ। कोई भी बच्चा कॉल नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये नंबर दे रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम है, आप परेशान ना हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो तुरंत कमेंट करके हमें बताइएगा और आपकी जल्दी से जल्दी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। हमारा वाईफाई कनेक्शन जो है थोड़ा बेकार हुआ पड़ा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और मन से तैयारी करते रहें भाई लोगों, है ना, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।